जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आपका हिंदी बाई स्वाति मैम यूट्यूब। पता ही है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी जूनियर असिस्टेंट कलर के 5,512 पद के लिए पेपर करवाया था। तो उसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं 30 क्वेश्चन को बेटा मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगी। आप देखना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ना, ये हिंदी आसान नहीं पूछता। ये ऐसे पूछेगा कि जैसे आपने पढ़ा भी हो और फिर भी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि वो बहुत डीपली पूछता है, कंसेप्ट वाइज पूछता है। और इस बार तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको यूपी ट्रिपल एससी भी कहते हैं, इसने अब की बार 5-5 ऑप्शन दिए हैं एग्जाम में, जिससे बच्चे कंफ्यूजन हो, पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो। अगर आपको पैट का पेपर आसान मिलता है, जैसे पैट 2025 का पेपर होगा, तो उस पर आने वाली जो भर्तियां होंगी ना, वो पेपर आसान नहीं होगा। अब आपके लिए कदमों कदमों पर कांटे हैं, नौकरी बहुत ही मेहनत से मिलेगी। और मैं अभी विलोम शब्द की एक क्लास ले चुकी हूँ, तो वो भी आप सभी ले लेना हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल पर ही पढ़ा दी है मैंने। ये विलोम शब्द रो आरो के लिए, सभी के लिए आप पढ़ सकते हो। तो देखते हैं भाई, अभी अभी तो हुआ है ये पेपर, ये जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है 2025, ये अभी तो हुआ था, 3-4 दिन पहले इसका पेपर हुआ था। तो मैंने सोचा इसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप भी देख लो आपकी हिंदी की तैयारी कितनी है, और मुझे कमेंट करके बता देना कि 30 में से आपका कितना स्कोर बना, 30 में से आपका कितना स्कोर बना, आप भी मुझे बता देना। चलो भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता? भाई पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आती है बेटा, ये 3 आती है। देख लो इन तीनों में से, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, अवधी भी है। देखो अब 5-5 ऑप्शन आने लगे हैं, तो अब अच्छे से तैयारी करो, तुक्काबाजी नहीं चलेगी अब, है ना। तो ब्रिज, ब्रिज आपकी क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो जो आप बोलते हो, जैसे बेटा ब्रज, ब्रज ब्रज भाषा, हरियाणवी, हरियाणवी कह लीजिएगा आप, है ना, हरियाणा की। आप कन्नौज में जो बोली जाती है कन्नौजी, और आपकी जो वेस्ट यूपी में बोली जाती है खड़ी बोली, ये सब क्या है? ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो याद रखेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? पहली बात तो यह कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, और एक होता है द्रव्यवाचक। बात आती है, शब्द पूछा है व्यक्तित्व। बेटा व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी। कहते हैं ना, आपने एक बात सुनी है, मेरे व्यक्तित्व मेरे व्यवहार को ना मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, है ना, व्यवहार, बिहेवियर जो आप दूसरों के साथ करते हो। ठीक है, तो व्यक्तित्व में कौन सी संज्ञा है? तो बेटा व्यक्तित्व जो होता है ना, पर्सनैलिटी, वो क्या की जाती है? महसूस की जाती है। तो महसूस किस में की जाती है? समूह में, ना जाति में, ना व्यक्ति में, ओनली भाववाचक में। तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं हंसना शब्द। देखो देखो, ये क्या होता है और ये क्या होता है, और बेटा एक ये होता है। देखो तीनों एक जैसे ही तो हैं, इतना थोड़ी है। देखो ये क्या है? ये है आपका आगत स्वर। क्या है? आगत स्वर, मतलब विदेशी से। और ये क्या है बेटा? ये है आपका अनुनासिक। क्या है ये? अनुनासिक। अनुनासिक कह लीजिएगा या चंद्र बिंदु कह लीजिएगा, है ना। और ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका अनुस्वार। ये क्या है आपका? अनुस्वार।
स्वर। आगत स्वर जैसे काफी, कैसे बनाते हो, ये ऐसे काफी। तो हंसना क्या है, हंसना आपका, हंसना में जो ये चंद्र बिंदु है ये आपका अनुनासिक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एला, परियक, मसक। मैंने आपको ना, आप अगर देख लेना आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, मैंने ना तत्सम तद्भव याद करवा रखे हैं एक ही वीडियो में, देख लेना, वो 2 घंटे के करीब होगी। तो उसमें मैंने एक बात याद करवाई थी कि भाई पूरी मशक्कत कर ली पर हमारे मच्छर नहीं भाग रहे, है ना। मशक्कत हमारी तरफ बोलते हैं भाई, मशक्कत का मतलब होता है पूरा जोर लगा दिया पर भाई मच्छर नहीं भाग रहे। मशक्कत मतलब मैंने ये याद करवाया था कि भाई मशक को हिंदी में मच्छर कहते हैं। तत्सम, तत्सम होता है संस्कृत और तद्भव होता है हिंदी। एला, एला होता है इलायची, परियक्का होता है पलंग और इसका होता है मच्छर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये भी याद रहता है स्टूडेंट को, ये भी रहता है, लेकिन मशक याद नहीं रहता। तो याद कर लेना भाई, इतनी मशक्कत कर ली पर हमारे पे मच्छर नहीं भागे। उष्ट्र शब्द तत्सम शब्द है, तो गायक शब्द क्या है बेटा, उष्ट्र क्या है, तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा, ऊंट। क्या होगा, ऊंट। और गायक, गायक कैसा शब्द है बेटा, गायक। अरे गायक, अरे कौन सी संधि, आप कहोगे मैम इसमें तो अयादि संधि है। क्यों है अयादि, इसमें देखो आए आ रहा, क्या आ रहा, आए। और अयादि संधि, अयादि संधि कैसे शब्दों में हो, अयादि संधि आप कहोगे मैम तत्सम शब्दों में, है ना, तत्सम शब्दों में होवे। क्यों, क्योंकि संधि हमेशा संस्कृत के शब्दों में होती है और संस्कृत मतलब तत्सम शब्द। तो सीधी सी बात है, गायक क्या है, तत्सम शब्द है, अयादि संधि है, संधि तत्सम शब्दों की होती है। और इसका तद्भव क्या होगा, हिंदी का शब्द, तो वो होगा गवैया, है ना, गवैया। तो बेटा ये कौन सा शब्द है, गायक, ये आपका तत्सम शब्द है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, परिभाषा से युक्त असंगत, जो मतलब इनमें ना मिलता हो। तो हिंदी की लिपि क्या है बेटा, देवनागरी लिपि है, लेकिन इसने कहा है कि संस्कृत के समान देवनागरी है। हाँ जी, अरे संस्कृत से ही तो हिंदी आई है, संस्कृत तो सबकी मम्मी है। भाषा, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, बिल्कुल सही है। उर्दू की फारसी है, बिल्कुल सही है भाई। महाराष्ट्र की भी देवनागरी है, मराठी की। भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ये क्या लिख दिया मैंने, कै, ये क्या है, कै, ये वर्ण, वर्ण तो है लेकिन ये वर्ण के साथ साथ बेटा ये लिपि चिन्ह भी है। क्या है ये, लिपि चिन्ह। इसलिए तो मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी, क्या, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब आप इस लिपि चिन्हों को एक व्यवस्थित समूह में लगा दोगे तो वो आपकी परिभाषा हो जाएगी वर्णमाला। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये वर्ण भी है और ये आपके क्या है बेटा, लिपि चिन्ह भी है, दोनों एक ही है। एग्जामिनर दोनों तरीके से परिभाषा पूछ देगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, लिपि चिन्ह के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। मतलब भाई हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बात आती है बी और ई में, या तो कोई भी नहीं होगा या बी होगा। अब ये कहता है कि भाषाओं की विविधताओं को मानकीकरण कहते हैं। नहीं, मानकीकरण बेटा भाषाओं की विविधताएं मतलब विभिन्नताओं को नहीं कहते। मानकीकरण तो एक तरीके से वो हो जाता है कि भाई जैसे खड़ी, हिंदी का मानक आधार क्या है, खड़ी बोली, है ना, वो मानकीकरण वो होता है बेटा जिस भाषाओं को सब समझते हो। ये विविधता शब्द नहीं आना था यहाँ, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या है आपका, असंगत है। चलेंगे नेक्स्ट, आप सभी के सामने है, जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है। मैंने क्या कहा था, 3 आदमी हैं, एक 2 आदमी है, एक युवराज शीला, एक है मुन्नी। शीला मुन्नी आई, दोनों बैठ गई, और यह कौन है, ये कौन है, शीला, यह कौन है, मुन्नी, और यह कौन है, चुन्नी। तो शीला मुन्नी बैठी, दोनों चाय पर बैठी, ठीक है, और दोनों बैठ के चुन्नी की बुराई करने लगी।
यही तो है। शीला कौन है? कहने वाली। और मुन्नी कौन है? सुनने वाली। और बेटा किसका, ये दोनों किसकी जिक्र कर रही है? चुन्नी का। तो बेटा जहां तीन व्यक्ति की बात होती है वो हमेशा पुरुषवाचक होता है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए वो। मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। वैसे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संबंध, अनिश्चय, निश्चय, पुरुषवाचक, है ना। एक होता है आपका क्या? निजवाचक। एक और लिख दूं? निजवाचक। एक और होता है क्या? प्रश्नवाचक। ये आपके 6 प्रकार है। कितने? 6 प्रकार। ये रहे बेटा, ये रहे आपके 6 प्रकार। ठीक है, देखो डेफिनेशन, कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है, भाई वो पुरुषवाचक है। उसमें 3 तरह के लोग होते हैं, एक कहने वाला, एक सुनने वाला और एक तीसरा जिसका जिक्र किया जाता है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। तो ये कह रहा है कि कौन सी क्रिया है? तो बेटा सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। तो ये क्या कह रहा? बनवाया। सरपंच ने बनवाया, है ना। तो बताओ कृदंत क्रिया क्या होती है जिसमें प्रत्यय जुड़ जाए? जैसे मैंने बोल दिया चलना। चलना क्या है? क्रिया। या चल, चल क्या है? धातु। चल में मैंने बेटा क्या जोड़ दिया? गा गे गी जोड़ दिया, तो मतलब चलेगा। प्रत्यय ही तो जोड़ना है। पूर्वकालिक क्रिया, जहां व्यक्ति क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया, वह नहाकर मंदिर गया। जब एक क्रिया समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया करने लगे करता, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब स्वाति आराम करके पढ़ाने लगी, मतलब पहले उसने आराम करने की क्रिया करी, फिर उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं, इसमें तो नहीं बैठेगा। जैसे पुजारी नहाकर मंदिर गया, स्वाति खाना खाते ही खाना खाकर पढ़ने लगी, मतलब खाना खाने की क्रिया उसने कंप्लीट कर ली। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहां सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया मिल जाए। वह मंदिर गया है। वह मंदिर गया है। तो गया क्या है? मुख्य क्रिया। है क्या है? सहायक क्रिया। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। तो बेटा प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जहां व्यक्ति स्वयं काम ना करके दूसरे को प्रेरणा दे। जैसे बनाना, ये क्या है आपकी? ये आपकी सामान्य क्रिया है। क्या? बनना। और मैं इसकी प्रथम प्रेरणार्थक बनाना और द्वितीय प्रेरणार्थक बनवाया, क्योंकि आना और वाना प्रत्यय जुड़ता है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में। तो बेटा यहाँ कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। देखो वाया बन गई ना। जैसे पढ़ना, देखो समझ गएंगे, एक बार और समझेंगे। पढ़ना क्या है? सामान्य क्रिया। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? पढ़ाना, मतलब आना प्रत्यय जोड़ा। और यहाँ क्या जोड़ा? वाना प्रत्यय जोड़ा। पढ़वाना, पढ़वाया। स्वाति ने हिम्मत से पढ़वाया, मतलब स्वाति ने खुद नहीं पढ़ाया, खुद काम नहीं करा, हिम्मत से पढ़वाया। इसी तरीके से सरपंच ने गांव में क्या बनवाया? तालाब बनवाया। वो मतलब उसने किसी न किसी से बनवाया है, खुद नहीं करा। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ वो नहीं बता रखा, इस वाक्य में वो जिक्र नहीं किया कि भाई बनवाया किसके थ्रू, साधन नहीं बताया यहाँ कि तालाब बनवाने का साधन कौन था। जैसे स्वाति ने हिम्मत से पढ़वाया, तो पढ़वाने का साधन यहाँ कौन था? हिम्मत। लेकिन यहाँ साधन नहीं बताया, लेकिन क्रिया ने तो बता दिया ना कि भाई मेरे में वाना प्रत्यय आया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अत्युष्म का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो बेटा आप देखो पहचान, पहचान देखो, आपने पढ़ा होगा कि यह वैसे पहले आधा अक्षर, हमने देखा बिल्कुल भाई यह वैसे पहले आधा अक्षर है, आधा अक्षर है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। तो अयादि और वृद्धि तो खत्म हुई, यण संधि है। अब हम इसे लिख लेते हैं। और बेटा आप मेरे से एक बार संधि जरूर पढ़ लेना। देखो मैंने कैसे डायरेक्ट तरीका बता रखा है। जैसे पूछ लिया अत्युष्म में कौन सी संधि है,
तो कैसे इसे कैसे करोगे? तो बेटा याद, यण संधि का फॉर्मूला क्या होता है कि छोटी ई बड़ी ई को आधे य में बदल देंगे, छोटे ऊ और बड़े ऊ को आधे व में बदल देंगे। तो पहचान, यह वैसे पहले आधा अक्षर, हमने देखा यह से पहले आधा अक्षर तय है, तो क्या करोगे? तय को पूरा लिख दो। क्या करोगे? तय को पूरा लिख दिया। अब ये जो यह होता है ना, ये यह वाला, इसका ना वर्ण विच्छेद कर देंगे। कैसे करोगे? ये ऐसे कर देंगे, पहले जो आधा है उसको पूरा लिखो, और जो ये है ना ये वाला यू, इसको क्या करेंगे? इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आधा ये और बड़े ऊ की मात्रा है तो ये ले लिया, और बचा कुचा आप ऐसे ही लिख दोगे। अब देखो आधा यह किस में बदलेगा? अरे उल्टा चल दो, आधा यह या तो छोटी ई में बदलेगा या बड़ी ई में बदलेगा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो बड़ी ई में या छोटी ई में। यहाँ उस्म तो आ ही गया आपका। अब देख लो, मतलब उस्म ऊ में यहाँ छोटा ऊ दे रखा, इसका मतलब गलत है, बड़ा ऊ आएगा। तो यहाँ तो ये तो आपका कंफर्म हो गया। अब अति, अति कैसे बनता है? अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, क्योंकि यण संधि का नियम क्या कहे कि छोटी ई हो या बड़ी ही हो वो आधे य में बदलेगा। लेकिन जब मैं इस नियम का उल्टा लूंगी कि आधा य किस में बदलेगा, या तो छोटी ई में या बड़ी ई में, या तो भाई अति में छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है कि अति उपसर्ग है और अति में छोटी ई आती है, तो बड़ी ई हम यहाँ नहीं लगाने के। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी शब्द हो देखते ही तोड़ दो। यह वैसे पहले अगर आधा अक्षर है तो उसे पूरा लिखो, और जिसके पहले आधा अक्षर है उसे तो आधे अक्षर को तो पूरा लिख दिया, लेकिन आधे अक्षर के बाद वाला जो यह पाएगा या वह पाएगा उसका वर्ण विच्छेद कर दो, और देख लो कि वर्तनी के अनुसार छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। अगर वह है तो छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। अब सहा नहीं जाता, कोई बात नहीं, तो सहा मत। संकेत का अर्थ क्या होता है? यदि वह फोन करती तो मैं बात जरूर करता, यदि वह फोन करती तो मैं बात जरूर करता। मतलब एक काम का दूसरे काम पर होना निर्भर करता है, ना तो उसने फोन करा ना उसकी बात हुई। संदेह, जहां बेटा संदेह हो, है ना, शायद बारिश वर्षा हो जाए, है ना। और कर्म वाच्य, भाव वाच्य और कर्ता वाच्य। अब देखो, अब सहा नहीं जाता, है ना, तो बताओ इसमें कहीं कर्म है? नहीं है। कर्म है? नहीं है। इसका मतलब वाक्य कैसा है? अकर्मक है। और वैसे भी अकर्मक की पहचान बता देती हूँ, लाओ आपको क्या करूं? देखो मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। इसकी भाववाच्य की पहचान मैं आपको बताती हूँ। अब सहा नहीं जाता, आ अब लौट चले। अब सहा नहीं जाता, आ अब लौट चले, और चलो अब चला जाए, है ना, यही तो चीज है। चलो भाई, भाववाच्य का पहला पहचान क्या होगी कि वाक्य कैसा होगा? अकर्मक होगा। बिल्कुल सही, हमने देखा वाक्य अकर्मक ही है। दूसरा, असमर्थता का भाव, हमने देखा बिल्कुल सही भाई, असमर्थता का भाव है। हमने तीसरा पॉइंट देखा, जा क्रिया है। क्या? जा क्रिया का समावेश है। हाँ जी बिल्कुल, जा क्रिया का समावेश है। और ये देखो क्रिया कैसी है? पुल्लिंग है, एक वचन है। हाँ जी बिल्कुल, जाता एक वचन है, जाते बहुवचन है, जाता क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। जहां ये सारे पॉइंट आपको मिल जाए वहां सीधा सीधा भाववाच्य लगा दिया करो ना। ठीक है भाई। कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? पहले वाले में कौन सा उपसर्ग है? आप बोलोगे सर, धन, दार। इसमें बेटा कौन सी संधि है? बेटा देखो, स्वार्थ। इसमें कौन सी संधि है? देखो पहचान, वैसे पहले आधा अक्षर है, इसका मतलब यहां कौन सी संधि है? यण संधि है। देखते ही तोड़ दो इसको। कैसे तोड़ोगे? मैं बताती हूं आप कैसे तोड़ोगे। से क्या है? आधा है, पूरा लिख दो, लिख दिया। फिर जो ये है बेटा, इसको तोड़ दो, है ना, तोड़ दो। लो भाई, तोड़ दिया हमने।
वह धन, है ना, ठीक है, तोड़ दिया बेटा, आ तोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या, फिर क्या, वह किस में बदलता है, छोटा ऊ, और बड़ा ऊ किस में बदलता है, वह में, है ना। तो फिर ये या तो छोटे ऊ में बदलेगा या बड़े ऊ में बदलेगा। हमें पता है बेटा सु, सु ये नहीं होता है, या फिर ये होता है, अरे बेटा छोटा ऊ आता है, सु उपसर्ग होता है, सुस्वागत। तो मतलब ये क्या हो गया, इसके अनुसार सुधन आर्थ हो गया। अरे भाई ऐसे कैसे हो गया, अरे अर्थ हो गया, अर्थ तो कोई शब्द होता ही नहीं। इसका मतलब पहचान, देखो कभी कभी पहचान भी धोखा दे जाती है, इसलिए मैंने हमेशा नियम पर फोकस किया है। तो हमने देखा कि हमने जो तरीका लगाया वो तो फेल हो गया। अब हमने एक बार और इस शब्द को ध्यान से देखा, मैं तो देख चुकी हूं, मैं तो ध्यान से देख चुकी हूं, पर दिखाना आपको भी है कि कैसे आप अंधाधुंध ट्रिक की वाली वीडियो को देख कर जाओगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर पाओगे। बेटा कांस्टेबल के पेपर में एक बार को चल सके, ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, यहाँ तो बेटा आपकी नॉलेज ही चलेगी, ट्रिक ना चले यहाँ। हाँ अब यहाँ देखो ये क्या है, आ, तो ये क्या है, दीर्घ संधि, और ये किस में टूट गया, स्वेधन अर्थ, ए और ए ने मिलकर आ बनाया। तो बेटा इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। देखा, हाँ। संसार, इसमें बेटा व्यंजन संधि है, सम उपसर्ग है। से जल, इसमें से उपसर्ग है और जल मूल शब्द है। इसमें भी श्वे क्या है, उपसर्ग के रूप में है। क्या आपने कभी कभी कोई श्वे उपसर्ग पढ़ा है, भाई मैंने तो पढ़ा नहीं, इसका मतलब ये उपसर्ग ही नहीं है। सम उपसर्ग पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। सम हुआ, निर हुआ, निसु हुआ, पुनर हुआ, दुर हुआ, दुस हुआ, अति हुआ, नी हुआ, ये उपसर्ग है। सु हुआ, ये उपसर्ग है। सर, ये कैसा उपसर्ग है बेटा, ये फारसी उपसर्ग है, उर्दू वाला। सरदार आपको हिंदी का शब्द लगता है ना, नहीं नहीं नहीं, सर बेटा आपका फारसी है, फारसी उपसर्ग है, ये फारसी शब्द है सरदार। हमें कह रहा है हिंदी का, तो हिंदी का तो बेटा से होता है, हिंदी का क्या होता है, से। अगर आपने ये वाली क्लास देखी होगी, कौन से वाली, ये वाली क्लास, अगर आपने ये वाली क्लास देखी होगी ना, तो इसमें मैंने सजल का विलोम भी याद करवा रखा। किसका याद करवा रखा, सजल का विलोम। किसका विलोम, सजल। से जल मतलब जल के साथ, मतलब जीवन है उसमें। और इसका आप बेटा सजल का आप निर्जल भी लगा सकते हो, बिना जल का, या मृत्यु भी बोल सकते हो। बेटा जिसके पास पानी ही नहीं होगा तो वो मतलब मरा हुआ ही है। तो हिंदी उपसर्ग को कौन दर्शाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण हमेशा याद करवाया। संज्ञा 5, सर्वनाम सबका नाम कितना है, 6, और विशेषता कितने की बतानी है, 4 की। तो विशेषण कितने प्रकार का हो, 4 प्रकार का हो। ठीक है, एक तो हो गया आपका परिमाणवाचक, ठीक है, एक हो गया आपका संख्यावाचक, एक हो गया आपका गुणवाचक, एक आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, देख लो भाई, 3 मैंने बता दिए, एक आप कमेंट करके बताओगे। एक तो हो गया परिमाण, एक हो गया संख्यावाचक, एक तीसरा हो गया गुणवाचक, और चौथा जो हर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चलो आप क्या कमेंट करके बताओगे, मैं ही बता देती हूँ, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। चलो भाई दूसरा देखो, अब हम ऑप्शन से खेलेंगे। परिमाण, मैंने हमेशा एक चीज कही थी, परिमाण में आपको कोई भी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लियो कहाँ नाप की बात होगी, जहां माप की बात होगी, और जहां तोल की बात होगी। नापने की, मापने की और तोलने की। दूध नापा जाता है,
मीटर सॉरी कपड़ा मापा जाता है। और बेटा सब्जी हो या हींग हो वो तोल ली जाती है, सोना भी तोला जाता है ना। तो देखो थोड़ा कोई कोई क्या है, कोई ना परिमाण आता, कुछ भी नहीं आता, है ना। अनिश्चित कोई व्यक्ति, ये तो कुछ नहीं बताता, ये तो मतलब ये तो है नहीं। कम कम परिमाण को बताता है कि कम पानी, है ना, कम गिलास। लेकिन तीनों किसको बताता है, तीनों तीनों बेटा समूह को बताता है। इसका मतलब यू भी खत्म। अब आता है ज्यादा परिमाण को बताता है, 5 किलो आलू परिमाण को बताता है, कम आलू परिमाण को बताता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौगुना, चौगुना किसे बताता है बेटा, चौगुना आवर्तीवाचक, किसको बताता है ये, आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक किसका प्रकार होता है, ये संख्यावाचक में, निश्चित संख्यावाचक, है ना। चलो तो बेटा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अशुद्ध शब्द आपको ढूंढना है, वर्तनी का आ गया। देखो आप क्या बोलते हो, अहिल्या नहीं, अहिल्या नहीं, अहल्या। मतलब आप यहाँ ऐसे अब ये बोला, अब आपने बोला अहिल्या, तो ये ठीक है, लेकिन ये होता तो नहीं ना, आहल्या होता है, ही नहीं ह। आप बोल लेते हो ही। आप लावित बिल्कुल सही है। अभ्यार्थी नहीं होता, अभ्य होता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा। अभी धन अर्थी क्या बनेगा, अभ्यर्थी। कौन सी संधि है, आप कहोगे मैम यण संधि है। कौन सी संधि, यण संधि। पहचान यह वैसे पहले आधा अक्षर। तो बेटा सी ऑप्शन, ये तो उन्होंने आसान से ही पूछ लिया। बाण आहत, मुझे बहुत आहत, आहत का मतलब चोट। बाण आहत, बाण से आहत मतलब चोट का साधन क्या है, बाण। तो बाण से आहत कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास मतलब कर्ण तत्पुरुष समास। अब आपको बताना है असंगत प्रत्यय। कौन्तेय किसे कहते, अर्जुन को। कौन्तेय किसे कहते, अर्जुन को। राधे किसे कहते, कर्ण को। पाथ्य किसे कहते हैं, पाथ्य। अरे जो राहगीर है, जो यात्रा कर रहा, खाना पीना ले जा रहा, उसे पाथ्य बोलते हैं, है ना। तो आपको क्या देखना है कि असंगत प्रत्यय कौन सा है। मतलब इसमें क्या है बेटा, अगर मैं कुंती में ए और यह प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनता है, कौन्तेय। राधा में ए यह प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनता है, राधे। राष्ट्र में मैं ई यह प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनता है, राष्ट्रीय। पथ रास्ता, पथ में ए यह प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनता है बेटा, पाथ्य। अब बात देखो, अब यहाँ देखो कि भाई यहाँ क्या है, यहाँ तो बेटा यू प्रत्यय अलग है, इसका मतलब असंगत कौन सा है, सी। एग्जामिनर सीधा था, एग्जामिनर क्या था, सीधा सा था बेचारा, आसान पूछ लिया। क्यों आसान क्यों पूछ लिया, वो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय से संबंधित नहीं है। मतलब ये क्या है, कुंती का पुत्र है, ये कौन है, राधा का पुत्र है, ये पथ। मतलब ये वे शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय ये क्या होते हैं, इसमें ना जैसे बेटा आपके वंशज हो या संतान हो, ये उनमें यूज होता है ये प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ए ये। कौन सा प्रत्यय, ए ये। जैसे कुंती में ए ये प्रत्यय जोड़ दिया तो कौन्तेय बन गया। इसका मतलब अप्रत्ययवाचक वो होता है बेटा जो आपके किसी वंश में पैदा हुए व्यक्ति का नाम हो। मतलब जैसे कुंती है, कुंती में ए या जोड़ दिया तो क्या बन गया, कौन्तेय। कौन्तेय कौन था, अर्जुन। मतलब जहां वंश की बात होगी, संतान की बात होगी, वहां अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय लगेगा। ठीक है, ये तो सीधा सा पूछ लिया उसने। अगर अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय पूछ लेता तो 100%
99 भी नहीं, बिल्कुल 100%, क्योंकि सोचते हैं ना पढ़ लेंगे यार, हिंदी तो है। चलो आ जाओ, खुटवा नहीं खटुआ। आपको बताना है तत्सम शब्द खटुआ का तद्भव क्या है। ये कैसे क्वेश्चन है, क्या बोला है इसने। ये खोटा खटारा खाट, हाँ खटुआ खाट होती है बेटा, खाट का क्या होता है खटुआ, ये तो सही है। तो ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया, तो ये खाट ही होगा, खाट का तद। इसको छोड़ दो बेटा, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। चलो मैं देख लेती हूँ, मेरे पास तो पेपर है ना, मेरे पास पेपर है बेटा, आपके पास है नहीं है, क्योंकि आप लेटेस्ट जो वैकेंसी होती है ना उन पर आप ध्यान नहीं देते, इसलिए वो आप पर नहीं होता। अगर आप अपने आप को आगे रखोगे तो आप तुरंत होने वाले पेपर पर भी जरूर ध्यान दोगे। तो ये क्वेश्चन है तत्सम तत्सम शब्द का। लो भाई हम बता देते हैं। क्या पूछा है, खटुआ। ये क्या लिख रखा है, खाट का खटुआ होता है, हाँ तो तत्सम शब्द खटुआ का तद्भव, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है खटुआ, बिल्कुल सही खटुआ। खटुआ का तद्भव क्या होता है खाट, हाँ अब ठीक है। वैसे एक बार मैं देखूंगी, ठीक है कि ये टाइपिस्ट ने सही लिखा है या नहीं। मृत्यु, मृदु, मृदु का मतलब होता है, मृदु का विलोम होता है कटु, कटु मतलब कड़वा, और मृदु का मतलब होता है कोमल। कोमल कैसा होगा, जो कोमल होगा उसकी वाणी मीठी होगी। तो हरिश्व, हरिश्व का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बताओ भाई सही है क्या, बिल्कुल सही है। आप कहोगे कि मैम गुरु का मतलब भी तो बड़ा होता है ना, हम यहाँ दीर्घ ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हरिश्व कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और दीर्घ कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। लघु ये हिंदी का शब्द है, और इसका विलोम क्या होता है गुरु, ये क्या है, ये हिंदी का शब्द है। मतलब समझे, अगर संस्कृत का विलोम शब्द पूछा है ना तो उसका जवाब संस्कृत में ही दो, अगर हिंदी में पूछा है तो उसका विलोम हिंदी में ही दो, ठीक है बदलना नहीं। अगर पूछ लेता लघु हिंदी है तो इसका हिंदी में विलोम गुरु होगा। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, ठीक है ये ऐसे आप कर ध्यान रखोगे भाई। हाँ जैसे आपसे पूछ ले कि लाघव का विलोम क्या होगा, बताओ भाई बताओ, गौरव होगा, जल्दी से बताओ भाई। आपके लिए कमेंट में छोड़ देती हूं लाघव का विलोम, क्योंकि ये किससे बना है, लघु से बना है। लघु में ए प्रत्यय जोड़ने से आपका लाघव बना है, और लाघव का विलोम आपको बताना है। अगर इसमें ए प्रत्यय है तो इसके विलोम शब्द में भी ए ही प्रत्यय होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हवा से बातें कर रहा है, मुहावरा है मुहावरा, हवा से बातें कर रहा। अरे मैं तो वो हूं जो हवा से बात कर दूं, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन दूं, मैं तो इतना शातिर हूं हैं। तो इसमें शब्द शक्ति क्या होती है, पहले ये बताओ, आपके लिए नया है, ये नया नहीं है बेटा। यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शब्द शक्ति से भी क्वेश्चन पूछता आया है। तो क्या होता है शब्दों में, मैं किसका अर्थ बता रही हूं आपको, मैं आपको बता रही हूं बेटा शब्द शक्ति का मतलब। तो क्या होती है शब्द शक्ति, तो बेटा शब्द शक्ति होती है शब्दों में अर्थ व्यक्त करने वाली शक्ति, शब्दों में अर्थ व्यक्त करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, करने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। और बेटा कितने प्रकार की होती है शब्द शक्ति, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, व्यंजना, व्यंजना शक्ति, अभिधा शक्ति, और आपकी लक्षणा शक्ति।
अब हम हमारे पास ऑप्शन ये क्या है, वह है हवा से बात कर रहा है। तो सीधी सी बात में मैं आपको लक्षणा समझा देती हूँ। क्या है लक्षणा? लक्षणा शक्ति क्या है बेटा? तो लक्षणा शक्ति आपकी वो है कि कोई बात सीधे सीधे ना कही जाए। ठीक है बेटा, क्या होती है लक्षणा? जो बात सीधे सीधे ना कही जाए, जो बात सीधे सीधे ना कही जाए, मतलब आपको उसका अन्य अर्थ लेना पड़ेगा। जैसे मुहावरे, मुहावरा क्या है? हवा से बातें करना, मतलब वो बहुत तेज गति से चल रहा है। हवा से बात करना मतलब उसका एक अन्य अर्थ निकलता है। वो सीधा सीधा ही ना बोलता कि भाई तू बहुत तेज गति से चल रहा है। आपको क्या है, आपका दोस्त है, वो आपको 10 साल बाद मिला, तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना सीधा सीधा, अरे भाई कहाँ था तू, तो 10 साल बाद मिला। नहीं, आप क्या बोलोगे? ईद का चांद हो रहा। ईद का चांद मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ये हमारी जिंदगी में है, आम जीवन की जिंदगी में जो ये लक्षणा है ना, कि किसी बात को सीधा सीधा नहीं कहना, सीधा सीधा नहीं कहना, अन्य अर्थों में कहना है, हमें फिर उसका अर्थ लगाना। जैसा हवा से बात करना मतलब तेज गति से चलना, ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे आपका कोई फ्रेंड हो, वो आपको बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, तो क्या कहोगे? ईद का चांद हो रहा है भाई, तू तो है बड़े आदमी हो रहे हैं, कभी कभी मिलते हैं। तो पता चल गया लक्षणा क्या होता है। और सीधी सीधी बात किस में कही जा? वो अभिधा में कही जा। अभिधा में सीधी सीधी बात कही जाती है, लक्षणा में सीधी सीधी बात नहीं कही जाती। मतलब लक्षणा में सीधा साधा अर्थ न लेकर उससे संबंधित, हमें उससे संबंधित अर्थ लेना हो। जैसे हवा से बातें करना मतलब तेज चलना स्पीड से, तो ये क्या हो गया? लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तदित प्रत्यय क्या होता है? तदित प्रत्यय, अरे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। ये बड़े आसान है, कुछ नहीं करना। देखो ये तो जुड़ेंगे आपके संज्ञा में, संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ दियो, और ये क्रिया में जुड़ेंगे, क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़ दियो। क्रिया में जैसे क्या, मैंने एक शब्द लिया सुंदर, और मैंने सुंदर में एक प्रत्यय जोड़ दिया ता, तो हमारे पास क्या बना? सुंदरता। तो ये क्या है? ये सुंदर। तो भाई सेल डाउन हो गई थी, है ना। अब देख लेंगे एक बार और। देखो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अगर क्रिया में प्रत्यय जोड़ोगे तो वो कृत प्रत्यय, और तदित प्रत्यय मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ोगे तो वो तदित प्रत्यय। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया यहाँ सुंदर, और मैंने सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ दिया। सुंदर क्या है? विशेषण, ता क्या है? प्रत्यय। विशेषण में अगर आप प्रत्यय जोड़ोगे, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ोगे, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ोगे तो वो तदित प्रत्यय बनेगा। क्रिया में प्रत्यय जोड़ोगे तो वो कृत प्रत्यय बनेगा। जैसे देख लो, सुंदरता तदित प्रत्यय है। मानव, अरे मानव संज्ञा है, ता प्रत्यय जुड़ा तो ये भी तदित प्रत्यय है। दुर्बल, दुर्बल क्या है? विशेषण है, और ता प्रत्यय जुड़ गया तो ये भी तदित प्रत्यय है। तदित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है? तो भाई ये तो तीनों मिल रहे हैं। सर्दी, सर्द हवा, सर्द में बड़ी ई जुड़ गया, गर्म में बड़ी ई जुड़ गया, गरीब में बड़ी ई जुड़ गया, मतलब तीनों क्या है? तदित प्रत्यय है। मोटापा, मोटा से बुढ़ापा, बूढ़ा से बहनापा, बहन से, बहन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलो भाई, सुनार, बेटा सुनार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लुहार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कुम्हार भी जातिवाचक संज्ञा है। तो बेटा संज्ञा, इसमें ईन प्रत्यय जोड़ दो, सुनारीन, लुहारीन, कुम्हारीन, ये क्या है? ये सारे तदित प्रत्यय के हैं। तो बताओ अब आपके पास कौन सा आंसर बचा? चलो बताओ भाई, बता दो, बता दो बेटा, कोई क्या बचा? अरे कोई सा भी नहीं बचा। तदित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है? बता दो भाई, कौन सा बेमेल है? बताओ। अच्छा देखो, एक बात देखो, इसमें भी बड़ी ई प्रत्यय है, बड़ी ई है, बड़ी ई है, इसमें ता प्रत्यय है, ता है, ता है,
इसमें मोटापा, बुढ़ापा, मतलब इसमें मोटा शब्द है, इसमें बूढ़ा शब्द है, इसमें बहन शब्द है, लेकिन इसमें कहाँ कोई प्रत्यय जुड़ा है इसमें? अगर मैं कहूं भाई सुनार में कोई प्रत्यय जुड़ा है, जुड़ा है कोई प्रत्यय? आपने एक शब्द सुना है कार प्रत्यय, कार प्रत्यय होता है, ये संस्कृत में होता है। ये क्या होता है? संस्कृत में। सुनार, लुहार, कुम्हार, बताओ इसमें आर प्रत्यय है क्या? अरे बेटा देख लो, तीनों में प्रत्यय है, तो आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो भाई, कुएं के कोसे ढोर नहीं मरते। कुएं के कोसे मतलब अगर कुआं काऊ काऊ करे ना, मतलब कोसे तो ढोर नहीं मरते। बिल्कुल भाई, बुराई की बुराई से अच्छे को हानि न होना, बिल्कुल सही है भाई। बुरे की बुराई से अच्छे को हानि नहीं होगी। कहना कौवा काऊ काऊ कर रहा, कह दे कि भाई कमक्खत है भाग, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। इस बिल्कुल सही अर्थ है कि बुराई की बुराई से अच्छे को हानि नहीं होती। हानि तो बेटा बुरे को ही होगी, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, चाहे उसे कौवा कितना ही कोस ले, कितनी ही कोई बद्दुआ दे लो, अच्छे के साथ अच्छा ही होगा, बुरे के साथ बुरा ही होगा। अब आ जाता है अशुद्ध वाक्य है, रमेश की तो अकल मारी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। तो देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है, तो देखो फटाफट, खचाखच, डांडी, ये तो हिंदी का शब्द हो गया। चंद्रबिंदु हिंदी के शब्द में आता है। अनुस्वार हिंदी और संस्कृत दोनों शब्दों में आता है। सराय, सराय बेटा हिंदी का शब्द, देशज शब्द नहीं है सराय, ये तो अरबी फारसी भाषा का शब्द है। परात बड़बड़ाना, लोकाट ढोर मुक्का, परात ढोर मुक्का कांच, तो बेटा ये है आपके परात भी है, मुक्का भी है, ढोर भी है, लोकट नहीं है, ठीक है, कांच। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आदि, आधी, शिव ही आदि है, शिव ही अंत है, शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अंत का मतलब होता है अंत। क्या होता है? अंत। चलो, अर्थ, अर्थ अर्थ नहीं होता, इति, अथ, क्या अथ, तो अथ का विलोम बताना है। अथ का मतलब क्या होता है? प्रारंभ, और इति का मतलब होता है अंतिम। इति, इति का मतलब अंतिम। चलो भाई नेक्स्ट। अभ्यागत का पर्याय नहीं है। अभ्यागत, अभी धन आगत, अभी अभी आने वाला, मतलब पाहुणा, पाहुणा मतलब मेहमान। आगुंतक, आगुंतक आने वाला, तो बेटा पर्याय नहीं है। आतिथ्य क्या होता है? आतिथ्य भी अतिथि से ही बना है। आतिथ्य भी किससे बना है? अतिथि से ही बना है। तो बताओ, तो बताओ भाई, तो कौन सा नहीं है? अरे बेटा आतिथ्य नहीं है, अतिथि होता तो होता। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पैर से लेकर सिर तक, बेटा ये पैर है। देखो नख, देखो मैंने, अगर आपने ये वाली याद करी होगी, ये वाली, अगर आपने यह वाली क्लास देखी होगी ना, यह वाली, या वाली अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप धड़ल्ले से बता दोगे, इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे धड़ल्ले से। क्यों? कैसे? जैसे बेटा नख, नख का विलोम क्या होता है? सिख। अरे मतलब सिख ऊपर, सिरों पर, सिर पर। पाद का मतलब होता है पैर और मस्तक का मतलब होता है सिर, मतलब पैर से लेकर सिर तक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा विराम चिन्ह है? चलो हम देख लेते हैं। वैसे इसने विराम चिन्ह गलत बनाया है। आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को काट दो। आपके एग्जाम में पूछा गया था ये वाला कौन सा विराम चिन्ह है। रट्टा नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। कौन सा विराम चिन्ह है बताओ भाई, कौन सा है
है नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कौन सा विराम चिन्ह है, देखो तुल्यता, इक्वलिटी, इक्वल आ गया, लाघव छोटा, लघु धन है छोटा, जैसे हमने डॉक्टर को क्या कर दिया, ए ऐसा करके छोटा लिख दिया, मतलब ये लोप हो गया। लोप का मतलब होता है खत्म करना। जैसे यहाँ एक लाइन लिखी है और सेम अगर हमें ऐसे लिखनी हो तो हम ऐसे डैश डैश, ये देखो लोप, जैसे आप व्हाट्सएप पर बात करते हो ना किसी से, तो वो ऐसे ही तो वो लोप चिन्ह का ही तो प्रयोग होते हैं, क्या कह रही है, और फिर इससे आगे ए ऐसे ऐसे लगा देंगे, ये होता है लोप चिन्ह, है ना। तो ये क्या होता है, ये वाला ए इतिश्री, इतिश्री का मतलब क्या होता है, अंतिम में। कभी भी कोई चैप्टर देखना, छोटी क्लासों की किताबें उठाकर देखो, तो जहां क्लास में वो चैप्टर खत्म हो रहा है ना, तो वहां ऐसे ऐसे ए ऐसे 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 ये इन चिन्हों का प्रयोग होता है। इतिश्री का मतलब अंतिम। जल क्या है, जल देखो यौगिक, क्या इसमें दो शब्द है, नहीं। योग रूढ़, जल किसे बतावे, जल को ही बतावे। योग रूढ़ नहीं है, क्या तोड़ सकते हैं जल को, नहीं, तो रूढ़ शब्द हुआ। नदी रूढ़ शब्द है। आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, पूछा जाता है शब्द के प्रकार, तो आप बोलोगे तीन। कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से, यौगिक, योग रूढ़ और आपका रूढ़ शब्द। यौगिक क्या होता है, यौगिक होता है दो अलग अलग भाषाएं मिलकर जब एक शब्द योग करे, एक शब्द बनाए, जैसे रेलगाड़ी। और योग रूढ़ कैसा होता है, जो किसी अन्य शब्द की ओर इशारा करे, जैसे जैसे मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया बेटा बहुवीरी समास, क्योंकि योग रूढ़ मतलब बहुवीरी समास, और बहुवीरी समास का कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिएगा, जैसे नीलांबर। कौन है नीलांबर, हलधर, हलधर नीलांबर किसे कहते हैं, उसे कहे, मैं नाम भूल गई। महाभारत में जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, कौन थे, उसे ही कहते हैं नीलांबर। नीले वस्त्र पहनते हैं वे, तो नीलांबर उन्हें ही कहा जाता है। अब मैं पढ़ा रही हूँ पर मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप सभी को पता होगा, हलधर भी कहते हैं उन्हें, है ना। किसके शिष्य, किसके गुरु थे वे, इसके भीम के गुरु थे, और दुर्योधन के गुरु थे, और श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। मैं भूल गई, दाऊ बोलते थे उन्हें श्री कृष्ण जी, क्या बोलते थे, दाऊ। नाम अब भी याद नहीं आ रहा, तो आप बता देना कमेंट करके। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसे तोड़ नहीं सकते, मतलब तोड़ ही नहीं सकते हम, जैसे नदी हुआ, जल हुआ, ठीक है, नाव हुआ, ऐसे शब्द। आगे चलो, असंगत पर्याय है, देख लो कितना बेहतरीन पूछ रखा है। सुने हैं कभी ये शब्द, अलक पांडे का नाम सुना है ना, फिजिक्स वाले सर का। जो फिजिक्स वाले सर हैं उनका नाम है अलक पांडे। उन्हें भी नहीं पता होगा कि मेरे नाम का भी एक अर्थ है, कि अलक, अलक का नाम क्या है, ये जो लटाएं है ना, ये लटाएं, ये वाली माथे पर गिरे हुए बाल क्या कहलाते हैं, अलक कहलाते हैं। सिरोहू, अरे जो सिर के ऊपर बाल हो, ये वाले बाल सिरोहू। चिकुर क्या होते हैं, सिर पर बाल होते हैं, ठीक है। कुतल, कुतल क्या होते हैं, सिर पर बाल होते हैं। तो असंगत इनमें से कोई सा नहीं है, तो इसलिए ई ऑप्शन है। तो भाई अलक पांडे जी को भी, है ना, अलक पांडे को भी बता देना भाई फिजिक्स वाले सर को, कि आपका नाम का मतलब है माथे पर गिरी हुई लटाएं या बाल। मूक का मतलब होता है गूंगा, मूक का मतलब होता है गूंगा, मूक का मतलब होता है जो कम बोलता हो, और मूक का विलोम होता है वाचाल, जो ज्यादा बोलता हो, जो ज्यादा बोलता हो। तो ये कौन सा पेपर था, ये था आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर। 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, सोल्व करवा दिए, तो
बताना आपका क्या स्कोर रहा, ईमानदारी से बताना। और सभी प्यारे बच्चे हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों और अपने जितने भी आपके ग्रुप है सभी को बताएंगे कि हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। पीडीएफ आपको मिलेगा हिंदी बाय स्वाति मैम। टेलीग्राम पर जाओ, हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च करो और आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च करें और मैसेज करें कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे।